हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फार्माटेक। आज हम लोग थोड़ा और डीप में फार्माकोलॉजी का पार्ट देखते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे विच इज टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? सो टॉलरेंस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ गिव फॉर अ गिवन रिस्पॉन्स। मतलब एक रिस्पॉन्स के लिए जितने ऑप्टिमल रिस्पॉन्स की हमें जरूरत है किसी भी ड्रग के ट्रीटमेंट की, उससे अगर जरूरत पड़ जाती है हायर डोज लेने के लिए, तो उससे हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। नाउ ये एक एडेप्टिव बायोलॉजिकल फेनोमेनन है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ड्रग अगर कुछ समय तक ले रहे हैं, लंबे समय तक ले रहे हैं, तो वो ड्रग अब इफेक्टिव नहीं है उस पर्टिकुलर डोज में। जिस डोज में वो इफेक्टिव था उस डोज में अब इफेक्टिव नहीं है, इससे हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये समझिए कि कोई भी पर्सन है, वो 2 mg कोई भी ड्रग लेता था सडेटिव एक्शन के लिए, इसको सडेशन नींद आ जाती थी 2 mg में, तो अब उसे उस 2 mg में वो नींद नहीं आ रही है जो उसे पहले आती थी। इसीलिए यहां लिखा हुआ है इट इज अ लॉस ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑन रिपीट डोज। अगर डोज रिपीटेडली लिया जा रहा है तो थेरापेटिक रिस्पॉन्स का लॉस हो जाना या कम हो जाना इन रिपीटिव डोज और इंटेंसिव यूज, जरूरत से ज्यादा ड्रग का यूज होने पे या फिर रिपीटेडली यूज होने पे, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं टॉलरेंस। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने ले लिया है विच इज सल्फोनाइल यूरिया का टॉलरेंस होना टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में। कई बार क्या होता है कि सल्फोनाइल यूरिया एक पर्टिकुलर डोज पे लेते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वो पर्टिकुलर डोज जो रिस्पॉन्स दे रहा था टाइप 2 डायबिटीज के कंट्रोल में, अब वो डोज नहीं दे पा रहा है। ये बहुत कॉमन है डायबिटीज ट्रीटमेंट में सल्फोनाइल यूरिया के साथ। नाउ टॉलरेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल टॉलरेंस और एक को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड टॉलरेंस। आइए देख लेते हैं दोनों क्या चीज है। नेचुरल टॉलरेंस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक स्पीसीज में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में या एक सिंगल इंडिविजुअल में हेरिडेटली उसका टॉलरेट, किसी ड्रग को टॉलरेट हो जाने की क्षमता का होना, विच मीन्स इट इज अ इंडिविजुअल और स्पेसिस इनहेरिटरी लेस सेंसिटिव टू ड्रग। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक स्पीसीज का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का या एक इंडिविजुअल का सेंसिटिव होना उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। मतलब ये कि वो ड्रग उस इंडिविजुअल में, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में या स्पीसीज में इफेक्टिव नहीं है या उतनी इफेक्टिव नहीं है उस डोज में जितने में ज्यादातर इंडिविजुअल्स को होती है। नाउ इसका एक एग्जांपल है, रैबिट आर टॉलरेटेड टू एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन दिया जाता है, एट्रोपिन का बहुत सारा रिस्पांस है। नॉर्मली एट्रोपिन को, किसी भी रिस्पांस को इंक्रीज करने के लिए बॉडी के हमारे सिस्टमिक रिस्पांस को इंक्रीज करने के लिए एट्रोपिन को हम यूज करते हैं। बट ये ड्रग एट्रोपिन रैबिट में इफेक्टिव नहीं होता है बिकॉज दे कैन टॉलरेट। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और भी है, एंटी हाइपरटेंसिव। कई हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं जिनमें बीटा ब्लॉकर ड्रग इफेक्टिव नहीं है या बीटा ब्लॉकर ड्रग्स की वो इफेक्ट नहीं आती है विच इज नॉर्मली बाकी पेशेंट्स में, बाकी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आती है। एंड इट इज़ अ कॉमन, ये ऐसा नहीं है कि स्लोली हुआ, ये इन लोगों को ऑलरेडी ये इफेक्ट आता ही नहीं है बिकॉज दे आर टॉलरेटेड फॉर दीज ड्रग्स एंड इट इज़ अ नेचुरली उनके बॉडी में ऐसा इनहेरिडेटरी उनके में ऐसा है ही कि वो ड्रग इफेक्टिव नहीं होगा। अनदर इज एक्वायर्ड टॉलरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी ड्रग के एक पर्टिकुलर डोज को रिपीटेडली अगर कोई ले रहा है, पेशेंट ले रहा है, तो वो ड्रग अब इफेक्टिव नहीं है। इनिशियली जब वो लेते थे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में तो वो ड्रग रिस्पॉन्स देता था, बट अब स्लोली बिकॉज क्योंकि रिपीटेडली ले रहे हैं, बार बार उस ड्रग को ले रहे हैं, तो नाउ वो इफेक्टिव नहीं है, वो ड्रग उतने डोज में इफेक्टिव नहीं है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सेडेटिव्स।
जितने भी बेंजोडाइजेपिन, हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स हैं, वो इनिशियली जिस लेवल पे पेशेंट्स को, लोगों को नींद दे पाते हैं 0.25, 0.5 या 1 mg वॉट एवर आप लें, अल्प्राजोलाम में बहुत कॉमन है, क्लोनाजिपाम में भी ये कॉमन है। तो अल्प्राजोलाम का फॉर एग्जांपल अगर वो 0.25 डोज लेते थे और उनको नींद आ जाती थी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अब वो 0.25 mg से उन्हें नींद नहीं आती है, बिकॉज दे आर गेटिंग एक्वायर्ड टॉलरेंस। अब उनको एक्वायर्ड टॉलरेंस हो गया, रिपीटेडली लेने के बाद वो डोज अब इफेक्टिव नहीं है जितना पहले प्रीवियसली वही डोज इफेक्ट उन पेशेंट्स को, उन लोगों को दिलाती थी। तो इस तरह से आप जान लीजिए टॉलरेंस क्या है। एंड इसके बाद टॉलरेंस के दो टाइप होते हैं, नेचुरल जो हेरिडिटरी खुद से ही होते हैं इंडिविजुअल्स में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में, स्पीसीज में। एक्वायर्ड वो टॉलरेंस होता है जो धीरे धीरे रिपीटेड डोज लेने के बाद, बार बार डोज एक लेने के बाद, वो डोज जो पहले इफेक्टिव थी वो डोज अब इफेक्टिव नहीं है। सेडेटिव्स आर वेरी कॉमन एग्जांपल। इसके बाद बाकी और हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं, विच इज टैकीफैलेक्सिस। टैकीफैलेक्सिस का मतलब होता है इट इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस when a dose of drug is repeated in quick succession। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं फ्रेंड्स कि it is a rapid development of tolerance। जैसे मैंने पिछले वाले में आपको दो टर्मिनोलॉजी में बताया था कि दो तरह का टॉलरेंस होता है, एक नेचुरल और एक दूसरा हमने बताया हुआ था कि देर इज अ नेचुरल टॉलरेंस एज वेल एज एक्वायर्ड टॉलरेंस, या ऐसा टॉलरेंस जो एक्वायर हो जाता है। अब उसी टॉलरेंस में ये पार्ट आता है टैकीफैलेक्सिस, जिसका मतलब ये होता है कि देर इज अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस जब ड्रग को रिपीटेडली क्विक सक्सेशन में, मतलब शॉर्ट इंटरवल में, कम इंटरवल के बीच में अगर ड्रग्स को क्विकली एक डोज को लिया जाता है, एक पर्टिकुलर डोज को अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि जो गैप है वो कम गैप में अगर जल्दी जल्दी ड्रग को लिया जाता है, देयर इज अ चांस कि फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है टॉलरेंस का, जिसे हम लोग टैकीफैलेक्सिस बोलते हैं। और स्पेशली ये निकोटीन ड्रग में, एफेड्रिन ड्रग में, इन ड्रग्स में बहुत कॉमन है टैकीफैलेक्सिस का होना। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉलरेंस डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट द इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एनी एंटी माइक्रोबियल। सो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल। मतलब कि एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, मतलब वो इफेक्टिव नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। वैसे इस केस में भी, टैकीफैलेक्सिस केस में भी, इस पूरे फेनोमेनन के चलते देयर इज अ रिड्यूस इन रिस्पॉन्स कम हो जाता है। वैसे ही यहाँ भी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल का इफेक्ट कम हो जाता है या नलिफाई हो जाता है। अब ये क्यों होता है, जब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, जिसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। अभी रिसेंटली कोविड वैक्सीन्स में या कोविड में हमने देखा था कि जो कोरोना वायरस था वो उसके कई वेरिएंट आ रहे थे, एक साल के बाद दूसरे साल एक दूसरा वेरिएंट आ रहा था, और प्रीवियस जो ड्रग था, जो प्रीवियस वैक्सीन था, उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी। इसीलिए बूस्टर डोज के लिए बार बार कहा जाता था, बिकॉज वो म्यूटेंट थे, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिए, तो वो एक टॉलरेंस डेवलप कर लिए थे उस पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल के लिए। वैक्सीन के लिए भी ये सेम फेनोमेनन होता है। तो एक तो सिस्टम ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। समटाइम क्या होता है कि वो कुछ रिलीज़ करते हैं ऐसे केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो एंटी माइक्रोबियल को इनइफेक्टिव कर दें। और भी कई तरीके के होते हैं रीज़न जिससे कि ये ड्रग रेजिस्टेंस होता है। एक एग्जांपल है इसमें, स्टेफाइलोकोकाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप अ टॉलरेंस अगेंस्ट द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल। पेनिसिलिन एंटीमाइक्रोबियल के अगेंस्ट में स्टेफेलोकोकाई ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टॉलरेंस डेवलप कर देता है। आइए अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है इट इज़ अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल एक्टिविटी टू केमिकल। मतलब जेनेटिकली कुछ इंडिविजुअल में सर्टेन केमिकल्स से एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। इट इज़ अ नॉट फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब ये कि बहुत कॉमन नहीं है, कुछ ही लोगों में इस तरह के केमिकल को लेके एबनॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। कुछ एक ही इंडिविजुअल में, सारे इंडिविजुअल में नहीं होती। इट इज़ नॉट फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ हैपनिंग इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं जिनको ये एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिसे हम लोग इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। एग्जाम्पल, क्यूनिन कॉज क्रैम्प्स इन सम इंडिविजुअल्स। क्यूनिन विच इज़ अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, तो कुछ लोगों में ये क्रैम्प्स होता है, ज़्यादातर लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में क्रैम्प्स का इफेक्ट नहीं आता है, क्यूनिन का इफेक्ट क्रैम्प में लेके नहीं आता है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में आता है। एक और एग्जांपल है बार्बिचुरेट विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड सर्टन टाइप ऑफ साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर। इस ड्रग का कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में एक्साइटमेंट एंड कन्फ्यूज़न है। ये ड्रग कुछ टाइप के पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न और एक्साइटमेंट में लाता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में इस तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ही खास लोगों में इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। सर्टेन ड्रग्स के विद जेनेटिकली डिटरमाइंड ये एक्टिविटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। आइए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ड्रग डिपेंडेंस। इट इज़ अ अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय द रिपीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। किसी भी ड्रग के बार बार एडमिनिस्टर करने से देयर इज सर्टेन फिजियोलॉजिकल स्टेट, अल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट इज प्रोड्यूस। मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेट बदल जाता है बार बार किसी ड्रग को रिपीटेडली लेने से, विच मीन्स कि कोई नेसेसिटी ड्रग को अगर बार बार लिया जाता है तो कुछ अगर फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाता है, और अगर उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कोई पेशेंट करता है तो उसे विड्रॉवल सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर उसने विड्रॉ किया तो कुछ विड्रॉवल सिम्टम्स आने लगेंगे, विच मीन्स कि वो पेशेंट, वो पर्सन उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं उस ड्रग को बार बार लेते हुए। इसे ही हम लोग ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं, और ये बहुत कॉमन है ओपियॉइड, बार्बिचुरेट्स के साथ, इवन अल्कोहल के साथ भी ड्रग डिपेंडेंस बहुत कॉमन है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस, जब डिपेंडेंस होता है तो उसका नेक्स्ट आ जाता है ड्रग एडिक्शन, और फिर ड्रग अब्यूज़ होने लगता है। तो ड्रग एडिक्शन क्या होता है कि ये एक सेम डिपेंडेंस तो है, लेकिन एक ये साइकोलॉजिकल चेंज भी पर्सन के अंदर, एक तरह का साइकोलॉजिकल चेंज भी लाता है, that when a person believe that optimal state of well-being is only achieved by taking that particular drug। मतलब वो उससे उसका वेल-बींग तभी अच्छा होगा, उसकी अपनी ये बिलीव है कि उसका वेल-बींग तब अच्छा होगा जब वो उस ड्रग को लेगा। तो इस स्टेट को हम लोग ड्रग एडिक्शन कहते हैं। और अगर उस ड्रग को लेते हुए किसी पर्सन का इतना ज़्यादा एडिक्शन बढ़ जाए कि वो अब अपना भी हार्म कर रहा है, कल्चर का भी हार्म कर रहा है, और सोशल का भी हार्म कर रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग को या उस सब्सटेंस को लेने के से, तो उसे हम लोग ड्रग एब्यूज़ कहते हैं।